हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2006 से लेकर 2012 तक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग 2013 के क्वेश्चन को करेंगे। 2013 में आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, नामवर सिंह की लिखित बापू की विरासत में किस विरासत के बारे में लिखा है जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, बापू की विरासत में बापू की क्या विरासत थी जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था। ठीक है, आपको बताना। ऑप्शन ए में है दिया है बकरी, बी में है चस्पा, सी में है लाठी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकरी। बापू की विरासत में बकरी कोई नहीं लेना चाहता था, क्योंकि बापू अहिंसा को पूछते थे, और जो था बकरी जो है हिंदू भी खाते थे मुसलमान भी खाते थे। बकरी को अपनाता कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि बकरी को केवल दूध के लिए रखे, बकरी को मांस के लिए रखते थे, और अभी तक लोग बकरी को खाते हैं ना। इसलिए बापू की विरासत में बकरी को कोई लेने का तैयार नहीं था। इसका मतलब ये कि बकरी को मारना छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी इस शहर से ताल्लुक रखती है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है लखनऊ, बी में दिया है वाराणसी, सी में दिया है पटना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कानपुर। आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस शहर से ताल्लुक रखती थी। इससे पहले आपके 2011 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी किसने लिखी थी, तो आपको वहाँ बताया था कि प्रेमचंद जी ने लिखी थी, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे किस शहर से ताल्लुक रखती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। ठीक है, लखनऊ के जो वाजिद अली शाह थे ना, उसी के शासनकाल के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे प्रजा की स्थिति दयनीय थी, फिर भी राजा शतरंज खेलने में और मदिरा पान करने में व्यस्त थे। और इस पे जो है ना एक मूवी भी बनी थी, सत्यजीत रे ने बनाई थी। ठीक है, सत्यजीत राय ने इस पे एक फिल्म भी बनाई थी शतरंज के खिलाड़ी पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय दोहे के अंश के लेखक का नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है सूरदास, बी में दिया है कबीर, सी में दिया है बिहारी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तुलसीदास। ये क्वेश्चन जो है ना आपके 2010 का है। ठीक है, 2010 का क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, इसलिए यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग 2010 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए होंगे तो ये भी आपको मिला होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, दानावल का अर्थ। ठीक है, आपको दावानल का अर्थ बताना है। दावानल का अर्थ है, ए में दिया है जंगल, बी में दिया है दानव, सी में दिया है आंधी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जंगल में लगी आग। ये जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं, ये वही है। जंगल में लगी आग को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, दावानल। ठीक है, दावानल का मतलब क्या हो गया, जंगल में लगी आग। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जंगल में लगी आग। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यह निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि निशाचर का अर्थ क्या नहीं। ऑप्शन ए में दिया है प्रेत, बी में दिया है चोर, सी में दिया है राक्षस और डी में दिया है चांद। आपको बताना है कि कौन सा जो है निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं निशाचर का होता है चोर, राक्षस और चांद। ये जो प्रेत है ना, ये निशाचर का अर्थ नहीं होता है, यह समानार्थी शब्द नहीं है निशाचर का। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए प्रेत। प्रेत जो है निशाचर का अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछ रहा है ना, पृष्ठ का अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है पृष्ठ का अर्थ क्या है। ए में दिया है पन्ना, बी में दिया है पीठ, सी में दिया है पंख और डी में दिया है पक्ष। ठीक है, तो पृष्ठ का अर्थ क्या होता है, पीठ कहते हैं ना इस बुक के आखिरी पृष्ठ पर। ठीक है, तो आखिरी पन्ना पर, तो पीठ हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पीठ, पीछे की ओर का हिस्सा। ठीक है, पीछे की ओर का हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पीठ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपसे फिर पर्यायवाची शब्द से पूछ रहा है, आपको बताना है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है दिनकर, बी में दिया है सविता, सी में दिया है केसरी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भास्कर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आप सभी जानते हैं दिनकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है, सविता भी सूर्य का पर्यायवाची है, भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केसरी। केसरी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केसरी का अर्थ क्या होता है? सिंह, ठीक है, सिंह। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यह पुत्र का स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा पुत्र का स्त्रीलिंग नहीं है। तो पुत्र जो पुल्लिंग है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पुत्री, ठीक है, पुत्री हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं होगा, ये पुत्री का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है तन्या, बी में दिया है सुता, सी में दिया है ईला और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नंदिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ईला, क्योंकि ईला का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, ईला का अर्थ होता है पृथ्वी। और ये जो तन्या है, सूता है, नंदिनी है, ये सभी हम लोग बेटी को कहते हैं, लेकिन पृथ्वी को नहीं कहते, ईला को नहीं कहते। ईला का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे विलोम शब्द से पूछ रहा है, ठीक है, विलोम शब्द से पूछ रहा है और पूछ रहा है यह उत्थान का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि उत्थान का विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है पतन, बी में दिया है सौम्य, सी में दिया है आगत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अस्ताचल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पतन। उत्थान का क्या होता है? विलोम। पतन होता है। बात करें सौम्य का, तो सौम्य मतलब क्या होता है? कोमल। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? उग्र हो जाएगा, ठीक है। आगत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अनागत, अनागत, ठीक है। और अस्ताचल का क्या हो जाएगा? उद्याचल, उद्याचल, ठीक है। चलिए आप अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वह अच्छों के साथ गाता है, ठीक है, वह अच्छों के साथ गाता में अच्छो है, ठीक है। ए में दिया है संज्ञा, बी में दिया है विशेषण, सी में दिया है अव्यय, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्रिया विशेषण। आपको बताना है कि यहाँ जो अच्छो क्या है, तो वह अच्छों के साथ गाता है। तो यहाँ पे अच्छो किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है ना, कि श्याम के साथ गाता है, तो श्याम क्या हो जाएगा? संज्ञा। उसी तरह यहाँ क्या बोल रहा है? वह अच्छों के साथ गाता है, यहाँ किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो अच्छो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। किसी के विशेषण तो नहीं है, कोई क्रिया का तो विशेषण नहीं है, यह अव्यय तो नहीं है अच्छो, ये क्या है? यह अच्छो संज्ञा है, ठीक है। यहाँ अच्छो क्या है? संज्ञा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको मुहावरा से पूछ रहा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही लिखा है, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही लिखा हुआ। ए में दिया है 2 दिन की हुकूमत, बी में दिया है पत्थर का जवाब ईंट से देना, सी में दिया है 9 आंसू रोना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अब तब करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब तब करना। अब तब करना जो है ना, ये सही मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? बहानेबाजी करना, ठीक है, बहानेबाजी करना, ठीक है। और ये जो 2 दिन की हुकूमत है, इसको भी देख लेते हैं सही कैसे लिखेंगे मुहावरा। तो 2 दिन की हुकूमत नहीं होती है, 2 दिन की बादशाहत होती है। क्या होती है? बादशाहत होती है, 2 दिन की बादशाहत होती है। यहाँ दिया हुआ पत्थर का जवाब ईंट से देना, ये तो नहीं होता। हमारा मुहावरा क्या होता है? ईंट का जवाब पत्थर से देना ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, पत्थर से देना। हम लोग 1-2 क्लास में जब थे तो मुहावरा याद भी करते थे कि इसका क्या अर्थ है, और हम लोग आम बोलचाल में भी मुहावरा का यूज करते। तो हम लोग क्या कभी 9 आंसू रोना बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? 8 आंसू रोना। क्या बोलते हैं? 8 आंसू रोना, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मुहावरा सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे समास से पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे समास से पूछ रहा है। आपको बताना है कि लंबोदर इस समास का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है तत्पुरुष, बी में दिया है बहुव्रीहि, सी में दिया है द्वंद्व और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कर्मधारय। इतना बार हम समास बताए हैं कि सबको याद हो गया होगा ना, समास कौन से समास का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो लंबोदर का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। क्या? गणेश जी, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास, जिसमें अन्य पद की
प्रधानता होती है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे शुद्ध शब्द से पूछ रहा है, आपको बताना है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए में दिया अनाथा, बी में दिया है सुलोचनी, सी में दिया है प्राप्ति और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दैहिक। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सुलोचनी जो है ये गलत है, ये प्राप्ति भी गलत है और दैहिक भी गलत है। तो राइट क्या होगा? अनाथा। ये अनाथा जो है राइट है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सुलोचनी कैसे लिखते हैं। सुलोचनी नहीं लिखते हम लोग, क्या लिखते हैं? सुलोचना। ठीक है, सुलोचना लिखते हैं। दैहिक कैसे लिखते हैं? दैहिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दैहिक ऐसे लिखते हैं। और बात करें प्राप्ति, तो प्राप्ति ऐसे थोड़ी लिखते हैं, प्राप्ति तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका अनाथा, ये राइट है। बाद बाकी सबका शुद्ध हम लोगों ने देख लिया, या शुद्ध था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना कि आपको बताना है इसमें निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा। ऑप्शन ए में दिया है माननीय, बी में दिया है पौरुष, सी में दिया है व्याप्त और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रेयसी। अगर आप देखेंगे कि ये पौरुष भी सही है, व्याप्त भी सही है, प्रेयसी भी सही है, लेकिन अशुद्ध कौन सा है? माननीय। क्योंकि माननीय हम लोग ऐसे नहीं लिखते, तो कैसे लिखते हैं माननीय? ऐसे लिखते हैं, माननीय। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आधा नौ नहीं होता है, पूरा नौ होता है और यौ नहीं होता है। ठीक है, तो माननीय हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे न संधि से पूछ रहा है, और संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछ रहा है यशोधरा इस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया अयादि स्वर संधि, बी में दिया है यन स्वर संधि, सी में दिया है विसर्ग संधि और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दीर्घ संधि। तो यशोधरा कौन सा संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण। कैसे, ये भी बताते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ओ के बाद। ठीक है, ओ के बाद यदि कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन या फिर यौरलव, यौरलव, ठीक है, ओ के बाद सघोष व्यंजन या फिर यौरलव हो तो विच्छेद करते समय जो है ना ओ का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध क्या है? सघोष है ना, ध सघोष है। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सघोष अघोष व्यंजन क्या होता है। तो अघोष जो होता है ना, 1 2, जैसे क ख ग घ अंग, तो ये दोनों जो है ना, ये पहला और दूसरा वर्ण क्या हो गया? अघोष हो गया। ठीक है, अघोष हो गया पहला दूसरा, और सघोष क्या हो गया? तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ पे क्या है? ध, द थ द ध, ध जो है चौथा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ध सघोष है। यहाँ पे ध है इसलिए ये ओ का क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो इसका कैसे होगा संधि विच्छेद? यशः जोड़ धरा। ठीक है, यशः जोड़ धरा, यशोधरा। ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाता है। चलिए, ये सारा प्रश्न जो आपके 2013 में जितना भी पूछा था हम लोगों ने अच्छे से किया। आप अपने अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और जो भी डाउट्स होते हैं आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछा कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीपीआई मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हर साल हमारे पेड कोर्स और यूट्यूब से तैयारी कर बहुत सारे बच्चों को पारामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट अलॉट होता आ रहा है। तो इस साल आपकी बारी है। चलिए आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर साल इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पारामेडिकल एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझें और सॉल्व करें। और हाँ, अगर इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पीआई ट्यूटोरियल आज का जो हमारा सेशन होगा
वो होगा हमारा 2022 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं किया है तो मैं हार्डली आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस चीज़ को कर लो, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब आप पारा मेडिकल के सारे PYQs कर लोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होगा, इसके पहले के जितने भी इंग्लिश के PYQs के सेशन है, कौन कौन से स्टूडेंट्स ने पूरी तरह बहुत अच्छे से देखे हैं, प्लीज़ रिप्लाई फास्ट। आप लोग अपने अपने आंसर्स भी चैट बॉक्स में करोगे और मैं कुछ जब भी कुछ पूछूं तो आप लोग उसका जवाब भी अपने चैट बॉक्स में दोगे। तो अभी मैं पूछना चाहती हूं कि 2022 के प्रीवियस ये जो मैंने करवाए हैं वो सारे पेपर्स को किसने किसने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। फास्टली रिप्लाई करो स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में। स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में कि किस किस स्टूडेंट्स ने अच्छे से वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किए हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह आज हमारा जो सेशन है 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये हमारा लास्ट PYQs होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 2023 अब आप लोग पेपर दोगे, उसके पहले के सारे पेपर्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाए गए हैं। क्या ऐसा हुआ है या नहीं? क्या आप लोगों के कॉन्सेप्ट इस चीज़ में क्लियर करवाए गए हैं? क्वेश्चंस को लेकर सिर्फ क्वेश्चंस क्लियर हैं या उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं आप लोगों के? फास्ट रिप्लाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? ओके, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। तो अभी तक आप लोग वेट किसका कर रहे हो? आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक करो। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो फटाफट से सेशन को लाइक करो। लाइक करो स्टूडेंट्स। और सारे स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स तक या जो जो पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करो। शेयर कर दो इस लाइव सेशन को, ताकि वो लोग भी इस सेशन को ज्वाइन कर सके और ज्वाइन करने के बाद वो लोग भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और वो लोग भी अपना मार्क्स बताएंगे कि कितना मार्क्स आज के इस लाइव सेशन में उनका आया। चलो फास्ट करो, लाइक भी करो सेशन को सारे स्टूडेंट्स और शेयर करो अपने सारे पारा मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो लोग भी अगर देख रहे हो तो वो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सके। और अगर वो चैनल पर न्यू रहें तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल से जब भी 7 बजे आप लोगों का क्लास चलता है ये लाइव वाला, तो आप लोग अच्छे से अटेंड कर पाओ, वो लोग भी अच्छे से अटेंड कर पाएँ, आप भी अच्छे से अटेंड कर पाओ। यही है, अच्छा से रहेगा, क्योंकि PPI ट्यूटोरियल मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हम लोग आपको क्वालिटी वाइज वीडियो प्रोवाइड करते हैं और आपका ट्रस्ट और हमारा ट्रस्ट एक दूसरे पर बना भी है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन होगा वो स्टार्ट होगा जल्द ही। तो सारे स्टूडेंट्स जल्द ही, अभी तक लाइव कुछ स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पाए लाइव क्लास को, चलिए फास्टली स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे क्लास को। स्टूडेंट्स फास्ट आप लोग शेयर किए हो जिन जिन स्टूडेंट्स तक, उनको भी बोलो फटाफट से ज्वाइन कर लेने, क्योंकि क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा और बीच में अटेंड करने पर समझ में तो आएगा, पर कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो बैक रख जाएंगे कि हाँ उसमें हम लोग उसका क्वेश्चंस का तैयारी नहीं कर पाएंगे वो। सो जल्दी से शेयर कर दो स्टूडेंट्स, फास्टली शेयर दिस लाइव सेशन। बिल्कुल, चलिए अब हम लोग अपने हो गया, शेयर कर दिए सारे स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू भी हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, अभी मैं चैट बॉक्स रीड कर रही हूँ, इससे ये फील हो रहा है कि हाँ आप लोग न्यू स्टूडेंट्स भी कुछ ज्वाइन हुए। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी चैनल पर न्यू हैं, PPI ट्यूटोरियल, दिस इज़ द आवर चैनल्स नेम। आप लोग यहाँ आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ रोज़ 7 बजे हमारा लाइव क्लास चलता है, सारे सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं, साइंस के भी चल रहे हैं, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी, और जिस तरह से GK का चल रहा है, हर तरह से आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बेस्ट स्टडी मटेरियल्स आप लोग को PPI ट्यूटोरियल से मिल रहा है। और हाँ स्टूडेंट्स जो न्यू है मैं उन्हें बता दूँ, यहाँ हमारा पेड कोर्स भी होता है कि आप पेड कोर्स भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग वो भी मिनिमम अफोर्डेबल अमाउंट में, आप लोग चाहो तो उसे परचेज करके अपने थ्योरीज़ को क्लियर कर लो। थ्योरीज़ क्लियर रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से, और पारा मेडिकल में 450 में आउट ऑफ 400 तो आना ही आना है, क्योंकि थ्योरी भी क्लियर होगा
फिर आप लोग PYQs कंप्लीट कर लोगे, तो इससे थोड़ा होता है कि हाँ क्वेश्चन जो होगा वो प्रोवाइड होने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन। क्या स्टूडेंट्स मैं गलत बोल रही हूँ? क्या ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये इजी है, ये मॉडरेट है? अब स्टूडेंट्स ही बताएंगे ये क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है। चलो फटाफट से बताओ तो। इजी है, मीडियम में है, ऐसे बोल सकते हैं, मीडियम, ये मॉडरेट, और ये हार्ड है क्वेश्चन, बताओ। दिस इज प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है आपका, और ये बताना है आपको कि ये हार्ड है, इजी है कि मॉडरेट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि ये मीडियम भी नहीं, इजी क्वेश्चन है। इजी इसलिए है, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि वो लोग ऐसे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। प्रीपोजिशन को सॉल्व करना मैंने सिखाया है आप लोगों को प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस में। आई थिंक मोस्टली प्रीवियस ईयर पेपर्स में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन रह ही जाता है, और ये आपको 5 मार्क्स दिला ही देता है, 5 to 10 मार्क्स दिला देता है। तो प्रीपोजिशन अभी तक कितने सारे आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, फिर प्रीपोजिशन के कुछ सेट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं उनका भी वीडियोस आप लोगों को लाइव क्लास के थ्रू आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में तो नहीं, मैं लाइव क्लास ही ले लूँगी उस सबका, और आप लोगों का प्रैक्टिस करवा दूंगी प्रीपोजिशन का भी, क्योंकि प्रीपोजिशन से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस रह जाते हैं पेपर में। ओके, तो चलिए इसी के साथ अब आप लोग क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना, और फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ, ठीक है। In, that means in this sentence, okay, please agree blanks him, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन फिलअप करना है। द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे, मैं ऑप्शंस रीड करूंगी, उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स न्यू है मैं उन्हें बता दूं कि आप लोग अपना आंसर, लाइव चैट बॉक्स हमारा चल रहा है और इसके आंसर्स मैं रीड करती हूँ, और कितने स्टूडेंट्स सही जवाब देते हैं इस चीज़ को हमारे चैनल पर बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। ये मत सोचना कि आप आंसर नहीं कर रहे हो तो ये आपका प्रॉफिट है, नहीं, यहाँ पर आप नॉलेज को गेन करने आए हो स्टूडेंट्स, और नॉलेज गेन करने के लिए आप अगर गलती भी करते हो कहीं पे तो कोई बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन ए जो है वो है हमारा 4, और ऑप्शन बी है बाय, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है विद। ये 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, और इसका आंसर कोई एक ऑप्शन होगा और आपको उसको चैट बॉक्स में उसका रिप्लाई करना है। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। प्लीज एग्री ब्लैंक्स हिम, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज। चलिए फास्ट रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इन प्लीज एग्री हिम, यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है ये पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको एक प्रीपोजिशन फिलअप करना है। ये प्रीपोजिशन कौन सा होगा, ये 4 ऑप्शंस आपको आपके स्क्रीन के सामने दिए हुए हैं, और ये आप लोगों को फटाफट से इसका राइट आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार आप लोग माइंड लगाओ, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे। चलिए बिल्कुल सही, इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है, ऑप्शन डी, प्लीज एग्री विथ हिम। यहाँ पर हमारा जो होगा वो होगा आंसर विद, और विद क्यों हुआ ये मैं बता रही हूँ। तो ये आप लोग जो स्टूडेंट्स आंसर किए हैं वो तो समझ रहे हैं कि विद क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन की बात की गई है, और हम पर्सन के साथ विद का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्री टू हिम, ये कोई हमको कोई ऑब्जेक्ट
रहता तो हम लोग इसका यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर हमारा प्लीज़ एग्री विद हिम, यहाँ पर आपका जो है प्रीपोजिशन विद लेगा, क्योंकि यहाँ पर विद लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पर एक पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग प्रीपोजिशन में हम लोग विद का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में कोई किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है कोई भी तरह का, तो आप लोग अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्या ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया? यस और नो फास्टली रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यस और नो। क्या आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी मैटर को लेकर रहता तो हम लोग टू लगाते, ठीक है, और यहाँ पर किसी पर्सन से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विद। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है? प्लीज एग्री विद हिम, यहाँ पर विद जो होगा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब क्या प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करवा दिया जाए आप लोग को? क्या आप लोग करोगे एक और क्वेश्चन? चलो मैं देखती हूँ, एक और दे रही हूँ। चलो एक एडिशनल क्वेश्चन है, ही वॉज एंग्री, सेम कॉन्सेप्ट मी। ठीक है, ऑप्शन सेम है। चलो ऑप्शन सेम है स्टूडेंट्स, फास्ट। ऑप्शन सेम है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है। अब आप लोग को राइट आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे। आई डोंट थिंक कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम लेने, ये टाइम टेकन क्वेश्चन है ही नहीं। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर फटाफट दे दिया। ये पर्सन से रिलेटेड है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? विद। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है, विद इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे आंसर्स एकदम अच्छे से करो, कोई भी आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट भी ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या टाइम टेकन था? यस और नो? क्या ये क्वेश्चन टाइम टेकन था? नो, बिल्कुल सही। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फटाफट से। विच वन इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, ये बोल रहा है कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर कौन से सही है और कौन सा जो है एक गलत है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, आप अब क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लो। विच वन इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रॉन्ग वाला। ओके, आपके फर्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, ए क्लच ऑफ एग्स। यहाँ पर ए क्लच ऑफ एग्स, क्या ये सही है या क्या ये गलत है? ऑप्शन बी है आपका ए ब्रेस ऑफ पिजन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ए गार्लैंड ऑफ पिक्चर्स। ऑप्शन डी है आपका एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ये आपको बताना है कि आपका कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, नाउन जिसकी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है और ऐसा क्वेश्चंस उसमें था। अभी भी आप सेशन में जाकर चेक करो, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा अवेलेबल, हमारा लाइव सेशन जो होगा उसका रिकॉर्डेड फॉर्म होगा, आप वहाँ चेक करो ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस था कि नहीं था। चेक करो स्टूडेंट्स फास्ट। इसका आंसर्स तो आ गया, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर्स कर दिए हैं। इसी तरह अच्छा लगता है जब आप लोग सही आंसर कर रहे हो। कितने स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया? बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। A clutch of eggs, a brace of pigeon, an army of soldiers. फास्ट रिप्लाई करो स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर होगा? देखो स्टूडेंट्स, एग्स के लिए जब हम लोग यूज करते हैं क्लच ऑफ एग्स तो ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि एग्स के लिए हम लोग क्लच का ही यूज करते हैं। ओके, फिर है ये ए ब्रेस ऑफ पिजन, ये पिजन्स के लिए यानी कबूतरों के लिए हम लोग ब्रेस वाला ही यूज करते हैं। ए ब्रेस ऑफ पिजन इज द राइट आंसर, ये भी आपका सही है। फिर है हमारा ऑप्शन सी, ये है गार्लैंड ऑफ पिक्चर्स, तो ये यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा गलत है, क्योंकि गार्लैंड ऑफ
पिक्चर्स का मतलब होता है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स होगा कि फूलों की माला, यहाँ पर जो है फ्लावर्स होगा। ओके, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो ये वाला तो बिल्कुल सही होगा, आप लोग भी जान रहे हो अच्छे से। क्या इस क्वेश्चन को अब समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो फ्लावर्स नहीं हो, फ्लावर्स इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पर हमारा जो होता ना, ये रहता यहाँ पर हमारा एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स रहता तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक गार्लैंड ऑफ पिक्चर्स, यहाँ पिक्चर्स होगा ही नहीं, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स होगा। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज द राइट आंसर इसका। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो होगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग एक्सप्रेशन को खोजने बोला और हम लोगों ने अपने हमारा रॉन्ग एक्सप्रेशन खोज लिया है। ए गार्लैंड ऑफ पिक्चर्स इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये कलेक्टिव नाउन को सेपरेट करने वाला क्वेश्चन था कि किसमें कलेक्टिव नाउन गलत यूज किया गया है, ठीक है, या वर्ड गलत यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने रॉन्ग एक्सप्रेशन को खोज लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज द क्वेश्चन था सेकंड हमारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट है? तो अपने डाउट्स को जल्दी से आस्क करो। आस्क योर डाउट्स इन योर चैट बॉक्स प्लीज। स्टूडेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है और आपका वो डाउट में रह रहा है, तो फिर ये हमारे लाइव सेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। आई डोंट थिंक कि ये हमारे लिए फिर ये स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉफिटेबल है, नहीं है ना। तो अगर आप लोग का कोई डाउट रहता है ना, तो आप लोग अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में पूछ लो। चलिए, कोई डाउट? चलिए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और ऐसा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए ऐसा और नहीं बता रही हूँ क्योंकि नाउन के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार नाउन वाला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेना, ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करने में आसान होगा। चलिए, इसी के अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, और यहाँ पर आपका है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हेलस्टॉर्म, आपका सेकंड ऑप्शन है गुड न्यूज, आपका थर्ड ऑप्शन है लाइटनिंग, और आपका फोर्थ ऑप्शन है सडन शॉक। चलिए, ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए, अब आप लोग फास्ट रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? फास्ट रिप्लाई कीजिए। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स ऑप्शन ए हेलस्टॉर्म, ऑप्शन बी गुड न्यूज, ऑप्शन सी लाइटनिंग, ऑप्शन डी सडन शॉक। ऑप्शन ए हेलस्टॉर्म, ऑप्शन बी गुड न्यूज, ऑप्शन सी लाइटनिंग, ऑप्शन डी सडन शॉक। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से इसका आंसर चैट बॉक्स में करो स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। सडन शॉक इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा स्टूडेंट्स। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स सडन शॉक। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स ए सडन शॉक। यहाँ पर आपका सडन शॉक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स सडन शॉक। ओके, क्या इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई डाउट है? इस 2022 का पेपर बहुत इजी था स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये आप लोग एकदम नॉर्मली सॉल्व कर लोगे। आई थिंक 15 क्वेश्चन में 12 तो बिल्कुल सही ही जाएगा, ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स
सडन शॉक। ये हमारा जो है ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करो, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोग को? चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करो, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को? चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। ही कम्स टुमारो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपको बताना है ही कम्स टुमारो इसका एक ये जो है कौन से टेंस का सेंटेंस है। ओके, ही कम्स टुमारो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन डी सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट अप्लाई करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्ट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, किसका राइट आंसर क्या होगा? फास्ट स्टूडेंट्स, इसमें तो टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों को टाइम लगना चाहिए। He comes tomorrow is an example of। फास्ट रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, he comes tomorrow is an example of ऑप्शन ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन डी सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने चारों ऑप्शंस आप लोगों को रीड कर दिए, आप लोग फास्टली आंसर्स करो। स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ V1 या V5 यूज हो रहा है प्लस ऑब्जेक्ट है और यहाँ हमारा सब्जेक्ट है। तो देख लो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हमारा हो गया ही, कम्स हो गया वर्ब में हमारा V1 या V5 हम लोग जानते हैं, और टुमारो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, या फिर जो भी बोल दो कम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। और इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, ऑप्शन सेम है। ओके, ऑप्शंस आप लोगों के बिल्कुल सेम है, अब आप लोगों को बस आंसर करना है। She has written a letter। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी हैज रिटन ए लेटर, ऑप्शन ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन डी सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग फास्ट रिप्लाई करो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ही कम्स टुमारो इज एन एग्जाम। ये वाला तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं दी हूँ, बस ये टेंस थोड़ा सा चेंज है। सी हैज़ रिटन अ लेटर, इसका आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन सी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ऑप्शन डी है सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोगों ने कंप्लीट किया, ऐसा ही मैंने सेम क्वेश्चन दिया है। सी हैज रिटन अ लेटर। चलिए बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वहाँ पे हैज़ प्लस V3 था जो कि हैज़ रिटन इन द फॉर्म, तो ये हमारा मेनली मैं इसी से सेलेक्ट करती हूँ, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी क्वेश्चन हमारा था सी हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था, और आप लोगों को मैंने ऑप्शंस दिए थे,
और यहाँ पर हैज़ रिटन को देखेंगे और हमारा आंसर वही हमें मिल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्या आप लोगों को ऐसे टेंस का जो सेंटेंस रहता है, क्या इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है? अगर डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में पूछ लो। अगर डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में पूछ लो स्टूडेंट्स। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस इज अ ग्रेट बुक, यहाँ पर क्वेश्चन ये है दिस इज अ ग्रेट बुक। दिस जो यहाँ पर जो दिस दिया हुआ है इज अ प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड। ये जो है प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी अगर किसी स्टूडेंट्स ने प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया होगा तो यहाँ उसे जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये दिस जो है कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस मैं रीड कर देती हूँ। एम्फैटिक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। चलिए ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए हैं, आप लोग को फास्टली आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे कि दिस जो है वो कौन सा प्रोनाउन है। दिस जो है हमारा वो कौन सा प्रोनाउन है। ऑप्शन ए एम्फैटिक, ऑप्शन बी पजेसिव, ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑप्शन डी पर्सनल। ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इट इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। ये हमारा प्रोनाउन का ही एक काइंड है और यहाँ पर ये हमारा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है, तो हम लोग को पता चल जाता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग वैसे वर्ड्स को रखते हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख रहे हो कि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, दिस जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है? न्यू स्टूडेंट्स से मैं पूछ रही हूँ, क्या उन्हें कोई किसी भी प्रकार का डाउट है इस क्वेश्चन में? आई नो कि डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने प्रीवियस कंप्लीट किए हैं तो उन्हें ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हमारा जो होगा दिस जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स बताएंगे मेरे स्टूडेंट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स, चलिए फास्ट रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। और एक बार देख लीजिएगा, सब लोग चैट बॉक्स में अलग अलग करेंगे तो इससे थोड़ा और याद रहेगा कि किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया, तो वैसे याद रहेगा कि कौन कौन सा डाउट रह भी जाएगा तो पता चल जाएगा मुझे। चलिए फास्ट रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। दो और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स, दो डेमोन्स्ट्रेटिव दिस को छोड़कर। कितने स्टूडेंट्स दिस टाइप कर रहे हैं? नो स्टूडेंट्स, दिस को छोड़कर। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। इसका फर्स्ट मैं आप लोग एक बार जो स्टूडेंट्स न्यू है वो देख लीजिए। दीज होगा, दूसरा डैट होगा, तीसरा दोज होगा। ठीक है, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल। ठीक है, एनी डाउट? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या ये समझ गए हो आप लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हमारा एग्जांपल्स आप लोग को समझ में आ गया। दिस, दैट, दीज, दोज और भी बहुत सारे हैं, ये सब मेन मेन है थोड़ा, तो आप लोग देख लो। ठीक है, चलिए इसी तरह एक तो एग्जाम्पल दो तो आप लोग एम्फैटिक प्रोनाउन का। मैंने आप लोगों को सारे कंप्लीट करवाए हैं तो मैं पूछना भी चाहूंगी, एम्फैटिक प्रोनाउन का 2-3 एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स। एम्फैटिक प्रोनाउन
जो दबाव देता है, एम्फेसाइज करता है, जोर देने का कार्य करता हो। यस, बिल्कुल सही। और एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स, क्या एग्जाम्पल्स आप लोग भूल गए हो क्या? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करो। एग्जाम्पल तो एकदम इजी थे, आप लोग को याद होंगे। चलो फास्ट रिप्लाई करो स्टूडेंट्स। इम्फैटिक प्रोनाउन बहुत सही है स्टूडेंट्स। माई सेल्फ, लो स्टूडेंट्स कुछ लिख लो। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। माई सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये 4 लिख लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थोड़े। या आप लोग और लिखना होगा तो आप लोग प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेना। वो लाइव सेशन चला था, हमारे स्टूडेंट्स ने किया, इसलिए उन्हें आंसर अच्छे से आता है, क्योंकि उन्हें इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ये सब अच्छे से मालूम होंगे। चलिए, इसी तरह से पजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल दो, एक दो। अब स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं करवाती है। क्वेश्चन सॉल्व करवाने से अच्छा रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए और उनके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। अभी है कि ऐसा ही सेंटेंस आ जाए और वहाँ पर आपको इम्फैटिक प्रोनाउन यूज हुआ रहे, तो आप लोगों को कितना जल्दी सेलेक्ट करने में आंसर्स हेल्प होगा ना। इसीलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ बीच बीच में वैसा क्वेश्चंस भी ला देती हूँ कि थोड़े स्टूडेंट्स को वैसे क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट भी रहेगा कि हाँ मैम ने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं। ओके, तो ये मत समझना कि मैम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस, तो आप लोग को फिर आंसर्स तो आपके बुक में भी लिखे हुए मिल जाएंगे ऑप्शंस के साथ सही सही, तो आप लोग फिर वही याद कर लो। अगर वैसा किसी स्टूडेंट्स के माइंड में जरा सा भी आ रहा हो तो आप लोग ये चीज़ मत सोचना कि मैम डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं करवाती हैं, तो कॉन्सेप्ट बीच में लाती हूँ, तो इससे आप लोगों का और भी क्वेश्चंस क्लियर होता है। ओके, पजेसिव का एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बहुत सही आप लोगों ने किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आंसर्स आप लोगों के सही सही आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। माइन, आर्स, हिज, हर्स, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट्स, ये सब पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हम लोग अब इसी में एक और बचा हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउन। चलिए स्टूडेंट्स फास्टली पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। पर्सनल प्रोनाउन, बिल्कुल सही। आई, वी, यू, ते, ये सब हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आ गया, ठीक है। एनी डाउट? क्या क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, आंसर भी हमारा पता चल गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा इसका, दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। वाओ, क्वेश्चन नंबर 6 तो आई थिंक 1-2 का स्टूडेंट्स भी अच्छे से आंसर कर सकता है, इसमें तो कोई टाइम टेकन है ही नहीं ये क्वेश्चन। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, इंग्लिश जब हम लोग ग्रामर स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई कीजिए, करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।
चलिए, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग जानते हैं कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 8। तो 8 कौन सा है हमारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश? ऑप्शन सी 8। 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है जरा नेम आप लोग नेमिंग कीजिए, तो कौन कौन से हैं? चलिए आप लोग नाम बताइए कौन कौन से हैं। चैट बॉक्स में आप लोग फास्टली आंसर करेंगे कि वे 8 कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आठ कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? बिल्कुल सही, पहला है हमारा नाउन। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। दूसरा, फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही, वर्ब। तीसरा बताइए स्टूडेंट्स, तीसरा क्या है? एडजेक्टिव, गुड। चौथा, वर्ब, बहुत अच्छे। पांचवा, एडवर्ब, बिल्कुल सही। सिक्स्थ क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। 7 8 मैं ऊपर लिख रही हूँ। 7 क्या है? कंजंक्शन। 8 क्या है? इंटरजेक्शन। यही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, ओ सॉरी, यहाँ पर आपका 5 6 वर्ब नहीं, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैंने 2 बार वर्ब ही लिख दिया है। यहाँ पर आपका हो गया प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्या आप लोगों का ये चीज क्लियर हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम याद हो गए? बहुत अच्छा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है हु। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ देखिए, हु कैन डू दिस वर्क विल बिकम फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच वर्जन। ये आपको पूछ रहा है कि हु कैन डू दिस वर्क। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, हु कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर जो है हु को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चीज़ में बदलेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हु कैन डू दिस वर्क को आप लोग क्या चीज़ में बदलोगे? बाय हुम में, हुम में, व्हाट में, या हु में? चलिए फास्ट रिप्लाई करें स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच दैट इज नरेशन में बदलना है, वॉइस में नहीं है स्टूडेंट्स। तो वॉइस वाला बाय हुम तो होगा नहीं, हु भी नहीं होगा। क्या हु होगा? देख लो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, हु ही होगा। आप लोग हाँ सब चीज़ में हाँ कर देते हो। बाय हुम हमारा उसमें होगा, वॉइस में होगा, हुम नहीं होगा, व्हाट तो होगा ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो गया।
हु कैन डू दिस वर्क में हम इनडायरेक्ट में भी हु को हु में ही बदलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विजडम। अच्छे से सुनो स्टूडेंट्स, विजडम इज अ नाउन ऑफ फॉलोइंग काइंड। पूछ रहा है विजडम इज अ नाउन ऑफ द फॉलोइंग काइंड। आप लोग को ये पूछ रहा है कि विजडम जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है WISDOM, विजडम जो है यहाँ पर दिया हुआ, ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चारों ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए हैं, आप लोग को फटाफट से इसका राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए मटेरियल, ऑप्शन बी कॉमन, ऑप्शन सी प्रॉपर और ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। एक दो आप लोग और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल बताओ। चलो एक दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल बताओ स्टूडेंट्स। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल बताएंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही, चाइल्डहुड होगा। बहुत अच्छा, और बताओ। राइट भी होगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। ब्रेवरी, हाँ ब्रेवरी भी होगा। ये 3 जो हो गए, और भी होंगे, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे। चलिए एक दो आप लोग मटेरियल नाउन के एग्जांपल बताओ। चलो मटेरियल नाउन के एग्जांपल बताओ स्टूडेंट्स। टी, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। और बताओ। और क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉफी भी हो जाएगा। घी भी होगा। बहुत अच्छे, ये 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके मटेरियल नाउन के। चलिए कॉमन नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए स्टूडेंट्स। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल्स क्या होगा स्टूडेंट्स? फास्ट रिप्लाई करेंगे। हाँ बुक भी सही है। पेन भी हो गया। टेबल। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, और भी होंगे, आप लोग और भी पढ़ सकते हो। आप लोग अपने नॉलेज के लिए और भी पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स। प्रॉपर का बताओ। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल बताओ। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट्स? हाँ बाइबल भी होगा। गीता भी होगा। राम भी होगा। चलिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है, ये तो आप लोग तुरंत सेलेक्ट कर लोगे। चलो ऑप्शन एग्जैगरेट, क्या स्पेलिंग बताना है? ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, ऑप्शन डी ये है। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? फास्ट रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन ए है EXEGGERATE। ऑप्शन फर्स्ट ये है आपका। ऑप्शन बी है आपका एग्जैगरेट, EXAGGERATE। ऑप्शन बी आपका ये है। ऑप्शन सी EXCEGERATE। ऑप्शन डी है आपका EXAGERATE।
चलिए अब आप लोग फास्ट रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वाह, ये भी करेक्ट स्पेलिंग को ही लेकर है, तो इसलिए सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसके जैसा और क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी। मैंने पीडीएफ बनाते टाइम ही देख लिया था कि दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए करेक्ट स्पेलिंग का एक और क्वेश्चन है। चलिए ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। विच इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? आपका बताना है कि इसमें गलत कौन सा जो है स्पेलिंग जो है गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए हाइट, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन सी परसीव। चलिए फास्ट रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? स्टूडेंट्स मेरे फास्ट रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? हाइट, लेड, लीड, परसीव। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाइट जो है यहाँ पर हमारा हाइट का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, ये हमारा राइट आंसर होगा हाइट का। हाइट का हाइट जो है ऐसे हम लोग करेक्ट स्पेलिंग में ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट हमारा हाइट जो होगा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? हाइट हो गया, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोग को? क्या क्वेश्चन नंबर 10 से पहले भी कुछ क्वेश्चंस करवाए गए, उस यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। साइनोनिम है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूपर का साइनोनिम कौन सा है? दिस इज अ साइनोनिम ऑफ स्टूपर। ऑप्शन ए सीवर, ऑप्शन बी सैलोनिश, ऑप्शन सी फुलिशनेस, ऑप्शन डी लेथार्जी। क्वेश्चन नंबर 11, स्टूपर का सिनोनिम क्या है? ऑप्शन ए सीवर, ऑप्शन बी सैलोनिश, ऑप्शन सी फुलिशनेस, ऑप्शन डी लेथार्जी। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, फटाफट से इसका राइट आंसर करिए आप लोग। स्टूपर का सिनोनिम कौन सा होगा? बिल्कुल सही, फुलिशनेस इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स आप लोग गूगल करके तो आंसर नहीं ना कर रहे हो? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। ये वाला आप लोगों को 2022 में तो आप लोगों को बहुत अच्छा करते अगर आप लोग का पेपर होता तो। कोई नहीं, 2023 का पेपर आप लोग करोगे ना, ऐसे ही फटाफट से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चंस। इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस होगा ना, तो 14 तो एकदम राइट होगा। 14 आउट ऑफ 15। यहाँ पर जो 15 में 15 बनाने वाले भी हमारे स्टूडेंट्स कितने होंगे मैं जानती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स 15 आउट ऑफ 15 भी लाएंगे। तो स्टूपर का सिनोनिम फुलिशनेस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब एंटोनिम है। दिस इज एन एंटोनिम ऑफ स्प्राई। ठीक है, क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, ऑप्शंस रीड कर रही हूँ। कीन, रियल, क्वाइट, टॉटरिंग। कीन, रियल, क्वाइट, टॉटरिंग।
दिस इज एन एंटोनिम ऑफ स्प्राई. Keen, real, quite, tottering. Question number 12. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स. क्वाइट इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, QUIT. स्प्राई का होगा एंटोनिम क्वाइट. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें. क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट है तो चैट बॉक्स में आप लोग पूछ लो फटाफट से डाउट. आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स. नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. Subword doesn't mean. Subword does not mean. Options A, overthrow. Option B, upset. Option D, abandon. Option D, overturn. सबवर्ट का मतलब होता है पलट देना. ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब होगा, आप लोग को मैं बता दूं, बाकी तो इजी थे तो कोई दिक्कत नहीं है. पलट देना. ठीक है, ऑप्शन ए है ओवरथ्रो, अपसेट, अबैंडन, ओवरटर्न. सबवर्ट का मतलब क्या नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग फटाफट से राइट आंसर्स दो स्टूडेंट्स, तब मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूंगी. और इसमें मैं एडिशनल क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, जिस जिस क्वेश्चन का एडिशनल करवाना होगा मैं करवा रही हूँ. अब सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जितना हो सके उतने वर्ड्स को कैरी करो, उतना याद करो. और ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और जहाँ पर मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स का बताया है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना कि एक दो साइनोनिम और एंटोनिम मैंने नहीं करवाए. बहुत सारे, अब तो लास्ट ये हमारा पेपर है और सारे प्रीवियस ईयर तक में मैंने बहुत अच्छे से मेन सिनोनिम्स करवाए हैं. तो आप लोग थोड़ा उस सेशन को, अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए हो तो उसको कंप्लीट करो, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चैनल पर अवेलेबल है. बिल्कुल सही. अबैंडन जो होता है, अबैंडन का मतलब कुछ और है, अबैंडन मतलब छोड़ देना. तो यहाँ पर होता है अबैंडन इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो होगा, अबैंडन जो होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा. कि सबवर्ड का मतलब ओवरथ्रो तो वही हुआ, पलट देना. अपसेट में भी वही हुआ, ओवरटर्न में भी वही हुआ. तो अबैंडन जो हो गया वो हमारा अलग है, इसलिए यहाँ पर सबवर्ड का जो है डज नॉट मीन अबैंडन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा. चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इन वी हैव ईटेन इनफ. वी हैव ईटेन इनफ. इनफ इज, यहाँ पर जो इनफ दिया हुआ है सेंटेंस में यूज हुआ है, यहाँ पर इनफ का मतलब क्या है? क्या ये इनफ प्रीपोजिशन के रूप में आया है? क्या ये एडवर्ब के रूप में आया है? क्या ये नाउन के रूप में आया है? या क्या ये एडजेक्टिव के रूप में आया है? वी हैव ईटेन इनफ. इनफ यहाँ पर जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन के रूप में आया है, एडवर्ब के रूप में आया है, नाउन के रूप में आया है, या एडजेक्टिव के रूप में आया है? फास्ट आंसर करो स्टूडेंट्स. इट क्या है? आप लोग ऐसे समझो, इट क्या है? इट इज अ वर्ब. इट इज अ वर्ब. इट जो है क्या है? वर्ब है. और वर्ब को जब हम, वर्ब की जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एडवर्ब. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स ने भी
राइट आंसर क्या है? एडवर्ब इज द राइट आंसर। एडवर्ब जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा? क्योंकि इनफ यहाँ पर ईटेन को ये कर रहा है, एडजेक्टिफाई कर रहा है, इनफ, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एडवर्ब उसी को यू कहते हैं जो हमारी क्रिया की विशेषता बतलाता हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। 15 इन रेन कम्स फ्रॉम अबव। रेन कम्स फ्रॉम एबव। एबव क्या है? प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन? चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई करेंगे इसका राइट आंसर। रेन कम्स फ्रॉम एबव। यहाँ पर एबव क्या है? प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन? कम्स की विशेषता बतला रहा है। कहाँ से? एडवर्ब। ये क्या कर रहा है? यहाँ पर कम्स फ्रॉम एबव, यहाँ पर इसका मतलब हो गया ये जो है एडजेक्टिव को यहाँ पर वर्ब का विशेषता बतला रहा है। तो ये हमारा पे सेम क्वेश्चन एडवर्ब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ये भी आंसर होगा हमारा एडवर्ब। देखा स्टूडेंट्स कितने सारे सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं। अभी आप लोग एकदम अच्छे से देख सकते हो इस चीज़ को, लाइव प्रूव हो गया ये चीज़ कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हम लोग अच्छे से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा माइंड यूज़ करो। और थ्योरी अगर आप लोग अभी तक नहीं कंप्लीट कर पाए हो तो पीपीआई ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोग अपना चीज़ ये थ्योरी वाला पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। वो भी आप लोग अपने मिनिमम अमाउंट में अपने पेड कोर्स को परचेज करके और अपने सारे जूनियर्स तक ये सब शेयर करो कि हाँ पीपीआई ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों का लाइव क्लास कितने अच्छे से हो पा रहा है और आप लोग बहुत अच्छे से अटेंड करते हो और आप लोग एकदम कॉम्पिटिटिव माहौल आपको मिलता है, ऑनलाइन ही आप लोग हमसे जुड़ पाते हो। तो आज का हमारा जो लाइव सेशन था, ये सेशन आज किसको किसको अच्छा लगा ये बताओ पहले। आज का सेशन किसको किसको अच्छा लगा और किसके कितने क्वेश्चन सही हुए? आप लोग को ये चीज़ अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इस बात का कि आप लोगों के 15 में से कितने क्वेश्चंस जो हुए सही हुए, ठीक है। और आज का क्लास कैसा रहा है इसका आप लोगों को कमेंट में फीडबैक देना है। और आज के सेशन को लाइक कर दो और न्यू स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप जब भी हमारे चैनल से लाइव क्लास स्टार्ट हो तो आप लोग 7 बजे जल्दी से अपने सारे काम को कंप्लीट करके आप अपने लाइव क्लास को ज्वाइन कर सको। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑफ। गुड नाइट स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स, सबको गुड नाइट। आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, बस इसी तरह आप लोग मन से पढ़ोगे और इसी तरह आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगा। इसलिए अच्छे से मन लगाकर पढ़ो और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का 20 क्वेश्चन जो कि पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी। ऑप्शन ए में दिया है सुवर्ण, ऑप्शन बी में दिया है कंकिनी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निष्क और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कर्षपन। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर बताइए। लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान जो है सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मौर्य काल के दौरान सबसे प्रचलित मुद्रा जो है वो कर्षपन थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीनंदर, ऑप्शन बी में दिया है गौतमी पुत्र सातकर्णी और ऑप्शन सी में दिया हुआ है कडफिसेस
सेकेंड और ऑप्शन डी में दिया है रुद्र दामन फर्स्ट। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा कह रहे कि सबसे प्रसिद्ध शासक थे, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। शक जो है सबसे योग्य शासक में जो ये जो है मूलतः जो एशिया के निवासी थे, और ये जो है शक राजवंश का सबसे योग्य शासक जो है रुद्रदामन फर्स्ट था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था। ऑप्शन ए में दिया है सिंधु, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दिल्ली और उसके आसपास, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दक्कन और ऑप्शन डी में दिया है बिहार। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका लाइव चैट में सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के किस प्रांत में सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था। वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत के जो है क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के किस प्रांत में सूफी मत का जो है फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था, तो बिहार। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, काकतीय राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए में दिया मदुरै, ऑप्शन बी में दिया हम्पी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है द्वार समुद्र, ऑप्शन डी में दिया है वारंगल। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि काकतीय राजवंश की राजधानी थी, काकतीय राजवंश की राजधानी कौन थी। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। काकतीय राजवंश की राजधानी जो है वो वारंगल है। पहले जो इसकी राजधानी जो है वो पहले इसकी राजधानी जो है वो अमकोंड थी, और बाद में इसको जो है ट्रांसफ़र करके वारंगल बना दिया गया। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डी अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए में दिया है अकबर, ऑप्शन बी में दिया है जहांगीर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है शाहजहां और ऑप्शन डी में दिया है औरंगजेब। तो चलिए जल्दी से इसका सही आंसर बताइए लाइव चैट में। जल्दी सभी स्टूडेंट इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डी अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। डी अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक कौन थे। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डी अस्पा और सी अस्पा पद्धति के प्रवर्तक जो है वो जहांगीर जी थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वो कौन थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निज़ामुल मुल्क आशफ जा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अलवर्दी खां, ऑप्शन सी में दिया है सादत खां और ऑप्शन डी में दिया है टीपू सुल्तान। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका लाइव चैट में सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी वो कौन थे। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। टीपू सुल्तान जो है वो एक भारतीय राज्य के जो है शासक थे और जिसने फ्रांसीसियों के साथ जो है मित्रता की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुर्तगाली, ऑप्शन बी में दिया है डच, ऑप्शन सी में दिया है फ्रांसीसी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है डेनिश। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका लाइव चैट में सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के
भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे, कौन थे? तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत के साथ जो है वो संयुक्त पूंजी और कंपनी व्यापार जो सर्वप्रथम शुरू किए थे वो डच थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अजमल खां, ऑप्शन बी में दिया है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी में दिया है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी में दिया है रहीमतुल्ला सयानी। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स का सही उत्तर बताइए। तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्ला सयानी थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख रूप से सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी में दिया है पी.सी. जोशी, ऑप्शन सी में दिया है एस.ए. डांगे और ऑप्शन डी में दिया है सोहन सिंह जोशी। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका लाइव चैट में सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय जो है निर्वाचित हुए थे? तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन ए है एम.एन. रॉय उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख रूप में जो है सर्वप्रथम जो है एम.एन. रॉय जो है निर्वाचित हुए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में किसका गठन सबसे पीछे हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन बी में दिया है यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी और ऑप्शन सी में दिया है यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 4 मतलब राजनीतिक दल में जो है किसका जो है गठन जो है सबसे पीछे हुआ है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का जो गठन है वो 1834 में हुआ था। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो गठन है वो 1827 में हुआ था और रिपब्लिकन पार्टी का जो गठन है ये 1854 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है गठन ये 1885 में हुआ था। तो आप लोग अब खुद ही देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि सबसे पीछे जो है किसका गठन हुआ था। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पीछे जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है गठन हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सूर्य कलंक कारण है। ऑप्शन ए में दिया है अरोरा वेरिअलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस का, ऑप्शन बी में दिया है सूर्य की सतह पर चुंबकीय झंझावात का, ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है पोलर आरोरास का और ऑप्शन डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो चलिए जल्दी सभी स्टूडेंट इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सूर्य स्पॉट जो है किसके कारण बनता है? तो वेरी गुड, जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये सूर्य स्पॉट सन स्पॉट जो है ये सन स्पॉट जो है ये सूर्य की सतह पर जो है चुंबकीय झंझावात के कारण जो है उत्पन्न होता है और यह जो है सन स्पॉट के में जो है 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी ध्रुव और से तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो है ये पैदा होता है। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये चुंबकीय झंझावात के कारण जो है उत्पन्न होता है।
माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं रानी आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, आज के इस बेहतरीन क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत जगहों का पानी पीना। ऑप्शन नंबर बी, बहुत पानी पीना। ऑप्शन नंबर सी, काम बहुत करना। ऑप्शन नंबर डी, बहुत अनुभव पाना। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। मैं सभी का आंसर देख रही हूँ। सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या था? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या होता है? बहुत अनुभव होना। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग होगा। जैसे बच्चों हो गया, रमेश का मुकाबला करना नामुमकिन है। रमेश का मुकाबला करना नामुमकिन है। रमेश का मुकाबला करना नामुमकिन है क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? रमेश का मुकाबला करना नामुमकिन है क्योंकि उसने बहुत अनुभव पा रखा है। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों, ठाकुर शब्द का अन्य स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठाकुरी। ऑप्शन नंबर बी, ठाकुरानी। ऑप्शन नंबर सी, ठाकुराइन। ऑप्शन नंबर डी, ठाकुराइनी। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। मैं सभी का आंसर पढ़ रही हूँ। सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है बच्चों? ठाकुराइन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किताब शब्द का बहुवचन रूप है। ऑप्शन नंबर ए, किताब। ऑप्शन नंबर बी, किताबें। ऑप्शन नंबर सी, किताबों। ऑप्शन नंबर डी, किताबियाँ। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर दीजिए। मैं सभी का आंसर लाइव चैट में देख रही हूँ। सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? किताबें। क्योंकि बच्चों किताब है वो किताब क्या है बच्चों? एक वचन है। ठीक है बच्चों, किताब क्या है बच्चों आपका? किताब आपका है वो है एक वचन। और इसका पूछ रहा है क्या बच्चों? बहुवचन क्या होगा? किताब शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों? किताबें। ठीक है बच्चों, जैसे क्या हो जाएगा बच्चों? किताब फट गई। किताब फट गई। किताब फट गई। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो किताब है वो उसका प्रयोग किस वचन में किया गया है? तो एक वचन में। ठीक है बच्चों, अगर यहीं पर बोला जाए कि किताबें फट गई, किताबें फट गई, तो यहाँ पर किताबें कौन सा वचन हो जाएगा बच्चों? बहुवचन। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निरिप का समानार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए, राजा। ऑप्शन नंबर बी, नरपद। ऑप्शन नंबर सी, नर। ऑप्शन नंबर डी, निरिप्तुंग। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। मैं सभी का आंसर देख रही हूँ। सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, निरिप का पर्यायवाची शब्द समानार्थक मतलब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? राजा। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। बच्चों नीचे तो विकल्प दिया गया उसमें से शुद्ध रूप आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है बच्चों? तृष्ण। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तृष्णा। ऑप्शन नंबर बी में तृष्णा। ऑप्शन नंबर डी में तृष्णा। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। मैं सभी का आंसर देख रही हूँ। सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे, बताएंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का शुद्ध रूप चुनिए।
सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों? तृष्णा सही है। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित वर्णों में के मेल से बने मानक हिंदी शब्द को पहचानिए। बच्चों, निम्नलिखित वर्णों के मेल से जो बने मानक शब्द है, मानक हिंदी शब्द है, उनको पहचानिए। इन वर्णों से मिलकर के कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी में भी आपूर्ति है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? अपूर्ति, ऑप्शन नंबर डी में आपूर्ति। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपना अपना आंसर लाइव चैट में देंगे। मैं सभी का आंसर देख रही हूँ, सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, इन वर्णों के मेल से हिंदी शब्द कौन सा बनेगा बच्चों? इन वर्णों के मेल से मानक हिंदी शब्द जो बनेगा वो आपको बनेगा आपूर्ति बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प भिन्न उपसर्ग से प्रयोग से बना है, उसे पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए सजीव, ऑप्शन नंबर बी सरस, ऑप्शन नंबर सी सुगम, ऑप्शन नंबर डी सक्रिय। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। मैं सभी का आंसर देख रही हूँ, सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या था बच्चों? नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है, उसे पहचानिए। मतलब ये चारों जो ऑप्शन है बच्चों, इसमें से एक ऐसा विकल्प है जो आपका भिन्न है, सबसे अलग है। जैसे बच्चों इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सजीव। सजीव में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? स उपसर्ग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों? सरस। सरस में कौन सा उपसर्ग है? स। ठीक है बच्चों, स जो रस हो जाएगा तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? स। और ऑप्शन नंबर ए में क्या था? सजीव, तो स जोड़ जीव, तो इसमें भी कौन सा उपसर्ग आ रहा है बच्चों? स। ऑप्शन नंबर सी में क्या है बच्चों? सुगम। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? सु जोड़ गम, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग है बच्चों? सी। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में क्या है बच्चों? सक्रिय। इसमें कौन सा उपसर्ग है बच्चों? स जोड़ क्रिय, इसमें कौन सा उपसर्ग है? स। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तीनों में क्या है बच्चों? स उपसर्ग है। और ऑप्शन नंबर सी है उसमें कौन सा उपसर्ग है बच्चों? सु उपसर्ग है। तो इसमें कह रहा था एक जो है वो भिन्न उपसर्ग के प्रयोग हुआ है एक शब्द में, वो कौन सा शब्द है बच्चों? सुगम। ठीक है बच्चों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी या, ऑप्शन नंबर बी या, ऑप्शन नंबर डी या। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। मैं सभी का आंसर देख रही हूँ, सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, डिबिया में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? इया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए लोहा खरीदना, ऑप्शन नंबर बी लोहा मार्ग लेना, ऑप्शन नंबर सी झगड़ा करना, ऑप्शन नंबर डी युद्ध करना। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर लाइव चैट में दीजिए। मैं सभी का आंसर देख रही हूँ, सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। बच्चों क्या था? लोहा लेना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा था। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? युद्ध करना। जैसे बच्चों शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया। शिवाजी ने क्या किया बच्चों? मुगलों से लोहा लिया। मतलब क्या हुआ? शिवाजी ने मुगलों से मुगलों से मुगलों से लोहा लिया।
लोहा लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया मतलब युद्ध किया। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राम बकरी चर रही है मतलब राम डैश बकरी चर रही है, तो खाली स्थान के जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग बताइएगा, खाली स्थान के जगह पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में की, ऑप्शन नंबर बी में का, ऑप्शन नंबर सी में को, ऑप्शन नंबर डी में के। तो चलिए सभी बच्चे अपना अपना आंसर लाइव चैट में दीजिएगा। मैं सभी का आंसर देख रही हूँ, सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। बच्चों क्या था? राम डैश की बकरी चर रही है मतलब रिक्त स्थान के जगह पर क्या होगा बच्चों? तो राम की बकरी चर रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों की क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, बकरी जो शब्द है वो आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, बकरी क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होता है तो वहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह का आता है बच्चों? तो वहाँ पर संबंध कारक आता है, और संबंध कारक में कौन सा आता है बच्चों? तो आता है आपको की। बकरी के लिए क्या आ जाएगा? की आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम की बकरी चर रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।